विपक्ष जो है वो एज लेता हुआ दिखाई देता है। देखिए राजीव जी, ये सरकार तो पहले दिन से ही खतरे में है, दो दो बैसाखियों पर चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अपनी राजनीतिक स्टाइल है वो हमेशा ऑफेंसिव राजनीति की रही और वो इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कहीं से भी कमजोर नहीं, इसलिए लगातार उसी तरह की भाषा को बोलना, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, और वो भी उनकी पुरानी शैली है कि जब भी देश विपदा में हो, जब भी लोग संकट में हो तो गायब हो जाना, खामोश रह जाना, अदृश्य हो जाना। वो नरेंद्र मोदी जो 8-8 कैमरे लेकर के चलते हैं और अचानक कोई विपदा आती है तो गायब हो जाते हैं जी। इस बार जो विपक्ष है, अब आप पिछले 10 साल से तुलना इस समय कीजिए। 10 साल तक जब विपक्ष उतना मजबूत नहीं था तब आपने लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं बनाया, जबकि इस देश की परंपरा ये रही है। ये नेहरू जी से ज्यादा तो मजबूत नहीं रहे, लेकिन नेहरू जी के भी समय पर लोहिया जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरे पार्लियामेंट में लोग सुनते थे, इवन नेहरू जी बैठ करके सुनते थे। अगर आप पॉलिटिकली देखें तो डॉक्टर लोहिया कोई मजबूत नहीं थे क्योंकि उनके पास भी उतनी सीटें नहीं थी। अगर आप केवल पॉलिटिकल ताकत इसी को मानते हैं कि साहब कितनी सीटें हैं, लेकिन असल में विपक्ष को यह माना जाता है कि वो असली जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। सरकार कई बार गलत फैसले लेती है, गलत नीतियां बनाती है, तो उस पर अंकुश लगाने का काम जितना मीडिया का होता है उतना ही विपक्ष का होता है। इसीलिए माना जाता है कि विपक्ष और मीडिया एक साथ चलता है। यहां तो मीडिया भोंपू बन चुका है सरकार का, विपक्ष की आवाज को दबाया गया था उस समय, लेकिन आज स्थितियां उल्टी हुई हैं। आज एक मजबूत विपक्ष है और उसमें विपक्ष के लीडर के रूप में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है, जिसके अब पूरे आप पॉलिटिकल करियर को देखें तो हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों की बात करने वाले। और ये कोई अचानक इधर जो लोग कहते हैं ना कि 2-3 साल में राहुल गांधी बहुत सक्रिय हुए हैं या बहुत दलितों, आदिवासियों की बात करने लगे हैं, आप बिल्कुल शुरुआती दौर से देखेंगे 2004 से तो आपको वो दिखेंगे जब दलितों के घरों में जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। आज वो रामक्षेत्र के दुकान पर जाते हैं तब भी उस दर्द को महसूस करते हैं, रामक्षेत्र के लिए मशीन भेजते हैं। ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन आज देश को मिला है। ये विपक्ष को नहीं मैं मानता हूं, ये देश के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन है जो लगातार लोगों के साथ खड़ा हुआ है। जो आप वीडियो दिखा रहे हैं वायनाड में, अब वो स्मृति ईरानी कहां गई हैं जो उस समय ताल ठोक रही थी कि वायनाड में हम राहुल गांधी को हराएंगे। असल में अब जाना चाहिए ना। अभी जो दीपक जी कह रहे थे कि अब आरएसएस कहां है, दीपक जी आरएसएस तो कोरोना काल में भी नहीं दिख रहा था, उस समय भी वो गायब था। इनको देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। ये सत्ता को ही देश कहते हैं। तो आरएसएस की मंशा तो पहले से भी ऐसे ही रही है और अभी भी वही है, लेकिन विपक्ष इस बार इतना मजबूत है और जनता के मुद्दों को बराबर उठा रहा है। वही वजह है कि रेल मंत्री हो, अनुराग ठाकुर हो, उनका अपना वो पूरा सामंतवाद खुल करके सामने आ जाता है। अनुराग ठाकुर तो पूछने लगते हैं कि भाई उनकी तो जाति नहीं पता है। अब राहुल गांधी की जाति पता करनी है तो कास्ट सेंसस करा लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। इतना ज्यादा इंटरेस्ट है राहुल गांधी की जाति पूछने में। और आपकी नियत क्या है, राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए और राहुल गांधी के बहाने इस देश के दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने के लिए। तो यह सरकार उलझ गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि विपक्ष में कभी ऐसे उठ किया जाएगा, क्योंकि यहां तो एक अकेला सब पर भारी वाली मानसिकता थी। यहां तो आवाज को दबाया जा रहा था, पहले माइक बंद हो रहा था, लेकिन अब तो राहुल गांधी बोल देते हैं कि साहब आवाज नहीं आ रही है या कैमरा गायब हो गया है, तो अब तो वो भी करने की स्थिति में नहीं है।
तो इसलिए ये जो बदहवासी दिख रही है आपको, 2 महीने में 11 रेल एक्सीडेंट हुए, 21 लोग मर गए, जवाबदेही किसकी है? कौन तय करेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? लेकिन रेल मंत्री या तो रेल बनाने में व्यस्त होते हैं और जब पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो अबे और तबे पर उतर आते हैं। ऐसा आपने कभी रेल मंत्री देखा या कोई मंत्री इस तरह का बेशर्म बेहया देखा? अपनी जिम्मेदारी से आप मुक्त होना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी की वजह से देश थोड़ी ना चल रहा है, अश्विनी वैष्णव की वजह से रेल मंत्रालय चला। लेकिन राजीव जी, मैं एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आपके मार्फत इस देश के लोगों का। ये जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बहुत बड़े साजिश का हिस्सा लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अब रेलवे को बेचने की तैयारी हो रही है। जो A1 और A2 है, अंबानी और अडानी, इनके हाथ में सौंपने की तैयारी हो रही है। आप दिखाइए कि साहब फेल हो गया है पूरा सिस्टम, हम चला नहीं पा रहे हैं, ठेके पर बहुत अच्छे से चलेगा, तो आप रेल को भी बेच देंगे। क्योंकि आपने पहले एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बचा क्या है? बनाती सरकार है, और किसके जरिए बनाती है? कहां से पैसा आता है? मिडिल क्लास के पॉकेट से निकलता है। वही मिडिल क्लास जिसको रगड़ करके रख दिया है मोदी जी ने। और निर्मला सीतारमण जी का जो हलवा है वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। उनको बेचारों को क्या मिल रहा है? वो सरकार जिस तरह से मिडिल क्लास को पस्त कर रही है, उसी के पैसे से, उसके टैक्स से जो कुछ भी बनकर के तैयार होता है वो किसको सौंप दिया जाता है लाभ के लिए? वो सौंप दिया जाता है अंबानी अडानियों को। तो क्या रेलवे को भी सौंपने की तैयारी चल रही है? जो सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे में मिला हुआ था, अब तो वो भी नहीं है। उनको भी बेरोजगार करने की तैयारी है क्या? ये बड़ा मुद्दा है और इस पर देश के लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि ये हल्का फुल्का मामला नहीं है, ये पूरी साजिश चल रही है। भाई यही, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है, रेल दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि भाई खत्म नहीं हो सकती, कभी गलती हो सकती, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि जहां ट्रैक पर कौन सी गाड़ी कितनी दूर पर चल रही है ये आप देख सकते हैं, तो कैसे गलती हो रही है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ये देश को, देश के लोगों को, ये विपक्ष को समझना होगा और इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप कह रहे थे कि आखिर क्यों इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और